आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हम कर रहे हैं। और मेरा पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एचआरटीसी दो अलग बातें हैं। जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये परिवहन विभाग की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि एक पूरे प्रदेश में परिवहन का संचालन कैसे होता है उसको लेके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 912 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। रेवेन्यू 912 करोड़ रुपए का है, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले में 132 करोड़ रुपया अधिक है। तो साल के दौरान 132 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का इजाफा हुआ है 24-25 का जी, जो कि लगभग 17% अधिक है। और इस साल हम लगभग 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, पिछले अभी साल शुरू हुआ है, जो 1 अप्रैल से अभी तक हमने फिर से 150 करोड़ रुपया अर्जित कर लिया है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी प्रदेश के रेवेन्यू में अर्जित करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट है ये। और इसलिए आपको हम इसके बारे में ब्रीफ करना चाहते हैं। और पिछले एक साल के दौरान 1.5 लाख गाड़ियाँ और हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं। एक साल के दौरान 1.5 लाख गाड़ियाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 23 लाख के आसपास गाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनमें कि पिछले एक साल के दौरान 1.5 लाख नई गाड़ी आई है। और पिछले एक साल के दौरान हमारे लगभग 1 लाख नए लोगों ने लाइसेंस बनाए हैं। जो लाइसेंस हमारे 16 लाख के आसपास हैं, और उसमें से 1 लाख लोगों ने लाइसेंस बीते साल में बनाए हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदेश की जो गतिविधियां चलती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की, कहीं पे भी सड़क पे जो भी गतिविधि है उसको रेगुलेट करता है। तो उसके लिए जो हमने कदम उठाए हैं, मैं उसकी जानकारी आपको एक एक करके देना चाहता हूँ। एक तो हमें लगातार 2 साल से केंद्र सरकार अवार्ड दे रहा है परफॉर्मेंस का। पिछले साल हमें 25 करोड़ रुपए की राशि अवार्ड मनी आई, और इस साल हमें 28.71 करोड़ रुपए की अवार्ड मनी आई है, मंजूर हुई है। तो ये डिपार्टमेंट की जो कार्यकुशलता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी तरफ इशारा करती है।
और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो बैठे हैं हमारे डाइस पे, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं और अन्य ऑफिसर बैठे हैं, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार दूसरे साल भी आपको राशि मिली है। और जो हमने फैसला किया है कि लगभग 1000 गाड़ी हम नई इस साल में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए आप कह लें, चाहे आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए कह लें, तो 1000 नई गाड़ियां डालने का हमने फैसला किया है। रूट्स देने का हमने फैसला किया है। अभी तक जो हमारी स्थिति है 234 रूट हमने 234 रूट पब्लिश किए थे, उनमें से 181 रूट्स लोगों ने ले लिए हैं। 234 में से 181 ले लिए हैं और इसके बाद 350 गाड़ी हम 18 सीटर को इनवाइट कर रहे हैं प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। 350 18 सीटर गाड़ी हम डालने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। और उसके बाद 422 बड़ी गाड़ियां डालने के लिए हम लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय 3000 के आसपास प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि प्रदेश के लोगों को गंतव्य स्थलों पर ले जाने में मददगार है। उसमें 1000 और इस साल के दौरान ऐड हो जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में। हाँ जी। और उसके बाद मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में जब से हमारी सरकार आई है, हमने जो परमिट जारी किए हैं टैक्सीज और बसों के, वो 26,812 है। 27,000 परमिट हम लगभग जारी कर चुके हैं, जो कि कोई लोगों ने टैक्सियां डालनी है, किसी ने कोई और गाड़ी डालनी है। ऐसे लोग हमारे से जो परमिट्स लेते हैं, तो 27,000 परमिट हमने जारी किए हैं। और इनमें से जो बसेस जो नई लोगों ने डालनी शुरू की है, ऑर्डर्स दिए हैं, तो अभी तक 40 ऑन रोड 40 गाड़ियां ऑन रोड आ गई हैं जब से ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। तो क्योंकि गाड़ी की बॉडी बनाने में टाइम लग जाता है, तो 40 गाड़ियां बन के आ गई हैं और बाकी लोगों को हम समय दे रहे हैं कि वो गाड़ियां बनवाएं, चेसिस लेके आते हैं और गाड़ी बनाते हैं, तो उसको हम टाइम दे रहे हैं। और प्रदेश में जो हमने कुछ लक्ष्य रखे, एक तो आपको हमने पहले भी बताया था कि फैंसी नंबर हम अब लोगों को नीलामी पे देते हैं, ई नीलामी पे देते हैं। और ई नीलामी से हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो 37 करोड़ रुपए हो गई है, 37 करोड़ रुपए हो गई है। पहले ये नंबर सिफारिश पे जाते थे, किसी को 1 नंबर चाहिए, किसी को 2 चाहिए, 9 चाहिए, किसी को 22 चाहिए, किसी को 11 चाहिए, किसी को 99 चाहिए, ऐसे जो नंबर थे। तो ये हमने फैसला किया था कि ये हम नीलामी से देंगे। तो ये एक आय का अच्छा साधन सामने आया है और ये 37 करोड़ रुपया अब तक अर्जित हो गया है। और कई नंबर तो बहुत ही 20-25 लाख तक में चले गए हैं।
क्योंकि नंबर के चावान किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं, तो हमने खुला किया है इसको। और सबसे महंगे नंबर का विवरण है। हम आपको जो पहले 10 नंबर बिके हैं, जो कॉस्टली जिनकी बात आप करते हैं, आपको हम लिस्ट दे देंगे ताकि आपके जानकारी में आ जाए। और एक जो दूसरे राज्यों से बसें आती हैं, जिनको लोग कहते हैं कि आप रोकते नहीं हैं, और आपकी जानकारी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो ये बाहर से जो बसें आती हैं, वो केंद्र की नीति के मुताबिक 3 लाख रुपया एक बार जमा करवाओ, फिर आप देश में कहीं भी चलते रहो। उस नीति के तहत जो है ये बसें प्रदेश में आती हैं, और एक तो उस नीति के तहत हम इनको रोकने में दिक्कत आती है। दूसरा, टूरिस्ट स्टेट है, तो कुछ लोग उस तरह से शोर करते हैं कि जी टूरिस्ट डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हमने इन पर विशेष पथ कर लगाया है, स्पेशल रोड टैक्स हमने इन गाड़ियों पे लगाया है, और इन गाड़ियों से हम 17 करोड़ रुपया की आय हम अभी तक कर चुके हैं। ये गाड़ियाँ आती हैं, हमारी टेरिटरी में आती हैं, और आगे जब हमारी सड़कों पे आती हैं तो हमारे ऑफिसर्स जो है इनसे हमने रेट तय कर दिए हैं। 1 दिन के लिए आएगी तो इतना पैसा लगेगा, 3 दिन के लिए आएगी तो इतना लगेगा, तो वो हमारे रेट्स बने हैं। और इसमें हमारा थोड़ा सा केंद्र के साथ मतभेद है, क्योंकि 3 लाख रुपए में ये गाड़ी कहीं भी आ जाती है, और जो हमारी दूसरी बसें चलती हैं, HRTC की चलती हैं दूसरे, उनको इनके मुकाबले में 18-20 लाख रुपया देना पड़ता है टैक्सीज़ का। तो बहुत भारी अंतर है। लेकिन हमने अपने तरीके से, पहले इसका एक पोर्टल था केंद्र सरकार ने बना के रखा, केंद्र ने वो भी हटा दिया, लेकिन हम अपना पोर्टल बनाएंगे राज्य का, और उसमें जो है ये राशि लेंगे। लेकिन जो बाहर से गाड़ियां आती हैं उनसे हमें 17 करोड़ मिला है, नंबरों से हमें 37 करोड़ रुपया मिला है। एक जिन गाड़ियों के जो है टैक्स के भुगतान नहीं हो रखे थे, हमने उनको लगभग 2 साल का समय दिया होगा। हाँ, 2 साल का। 2 साल का हमने समय दिया कि आप अपने टैक्सेस जमा करा दो, और कई दफ़ा हमने ये डेट बढ़ाई, लेकिन हमें इससे 14 करोड़ रुपया ही आया है। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिए हैं, और हमने खुला मौका दिया है। अब ये विंडो हमने बंद कर दी। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, अब ये एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ डील करेंगे, वहाँ से NOC लेके आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे ट्रांसपोर्ट के पास। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 साल का टाइम बहुत सफिशेंट टाइम होता है कि अगर जिसने टैक्स नहीं दिया था पूर्व में और वो टैक्स दे दे। हम तो चाहते थे कि लोग खुल के आएँ, लेकिन इसमें हमें 14 करोड़ रुपए आया है 31 मार्च 2025 तक। और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, टैक्स के डिफ़ॉल्टर हैं, जिनके हमारा डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है, उस माध्यम से हमें 23 करोड़ रुपए आया है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फास्टैग लगे हुए हैं, और फास्टैग के तहत जब गाड़ी निकलती है उसमें 5 तरह के
जो मसले हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको डील करता है। एक तो आप देखते हैं कि कहीं हेलमेट का चलान हो गया, कहीं सीट बेल्ट का चलान हो गया, कहीं ओवर स्पीडिंग का चलान हो गया, वो पुलिस करती है सड़कों पे या ऑफिसर्स करते हैं या दूसरे लोग। लेकिन जो हमारी प्रणाली है कि जहाँ पर फास्टैग से गाड़ी आपकी निकलती है तो 4-5 तरह की चीज़ें हैं कि क्या आपकी गाड़ी ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, क्या आपकी गाड़ी ने इंश्योरेंस करवाई है, क्या आपकी गाड़ी ने टैक्स दिया है, क्या आपकी गाड़ी ने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, ये पासिंग उसकी हुई है। तो ये जैसे ही फास्टैग से गाड़ी गुजरती है वो एकदम से हमें पता लग जाता है। इन 5 चीज़ों का हमारे डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि आप कहाँ पे डिफ़ॉल्टर हैं। ये प्रणाली हमारी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से काम कर रही है। हालांकि फास्टैग की प्रणाली को केंद्र ने बदलने की बात कही है और वो जो भी इन प्लेस आएगी प्रणाली उसके मुताबिक हम भी काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है फास्टैग जो है परिवहन विभाग द्वारा जो ई डिटेक्शन सिस्टम है टोल प्लाज़ा से गुजरते हुए, ये हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और 2 मसले मैं आपके ध्यान में विशेष तौर पे ला रहा हूँ। एक तो व्हीकल स्क्रैपिंग सिस्टम, गाड़ियों को जो स्क्रैप करने का सिस्टम है वो हमारे यहाँ 2 जगह काम करना शुरू हो गया है। एक सोलन में शुरू हो गया और एक नदौन में शुरू हो गया, हमीरपुर में शुरू हो गया। और इससे अभी तक हम 400 गाड़ी स्क्रैप कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और इस प्रणाली के क्योंकि कोई स्टेशन थे नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो ये प्रदेश से बाहर स्क्रैप हो रही थी। प्रदेश से बाहर 2500 गाड़ियाँ स्क्रैप हुई हैं हिमाचल प्रदेश की। तो लगभग 3000 के आसपास हिमाचल प्रदेश की जो गाड़ियाँ, जो लोग मियाद पूरी हो चुकी है या जिनको गाड़ी को स्क्रैप कराना है, तो 3000 के आसपास है। और सरकारी गाड़ी को तो पोर्टल पे आना पड़ेगा और उसको पूरा देश देखता है और उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। और प्राइवेट लोग जो है नेगोशिएशन के माध्यम से किसके पास करानी है स्क्रैप, वहाँ पे जाते हैं। स्क्रैपिंग प्रणाली के लिए हमने वी आर ओपन टू दिस कि कोई भी लगाना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग इस प्रणाली के तहत पर मंजूरी लेना चाहता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, तो हम उसके लिए पूरी तरह खुले हैं। लेकिन अभी तक 2 सिस्टम हमारे यहाँ पे लगे हैं। और इसके बाद हमारा जो पासिंग का सिस्टम है गाड़ियों का, अभी तक मैनुअल था कि हमारे आदमी चेक करते थे। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगभग 7 लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं। सबसे बड़ा तो बद्दी में लग रहा है 21 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत जल्दी वो ऑपरेशनल हो जाएगा। 4 प्राइवेट सेक्टर में, एक रानीताल में है, एक बिलासपुर में है, बिलासपुर में, मंडी में है सर, मंडी में, एक नालागढ़ में। 4 ये प्राइवेट सेक्टर में, सबसे बड़ा बद्दी में, और 2 हम एक हरोली में लगा रहे हैं और एक नदौन में लगा रहे हैं।
तो 7 जो है ऊना एंड हमीरपुर के साथ काउंट करके 7 ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो जाएंगे। 2 हमारे स्क्रैपिंग के हो गए। तो जो हम देश के चंद गिने चुने उन राज्यों में से हैं जो इन प्रणालियों पे जा रहे हैं। तो ATS में भी हम पूरी तरह ओपन हैं। जो भी लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 23 लाख गाड़ी है कुल मिला के। उनमें से जो कारें हैं वो 8 लाख के आसपास हैं। बाकी गाड़ियों का शेष गाड़ियां हैं। तो इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगे हैं। 10 बैरियर्स पे लगे हैं, ये लगाए गए हैं। और इनमें तो अब तक 2571 लोग इसकी पकड़ में आए हैं, जो कि ये है कोई ओवर स्पीडिंग वाले हैं या ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट वाले हैं। तो ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने स्थापित किए हैं, ये उसकी बात है। और इसके बाद हमारे चार्जिंग स्टेशन हम लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के अभी तक 23 पेट्रोल पंपों पे चार्जिंग स्टेशन ऑयल कंपनीज़ ने लगाए हैं। हमने कहा है कि सारी कंपनीज़ जो है इसमें सहयोग करें। तो अभी तक पेट्रोल पंपों पे 23 चार्जिंग स्टेशन आ गए हैं। और 2025 में हमें उम्मीद है कि 88 नए चार्जिंग स्टेशन ऑयल कंपनीज़ जो है स्थापित करेंगी। और हमने प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए हैं, उनको नामजद किया है। उनमें से 5 पर जो है हमें लोग मिल गए हैं, जिन एक को छोड़ के 5 ग्रीन कॉरिडोर्स पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 41 प्लेसेस का चयन कर 3 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। वो 41 स्थानों पे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे और साथ में पीपी मोड पे और वहाँ पे फैसिलिटीज़ स्थापित होंगी, चाहे वो वॉशरूम है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे पार्किंग है, चाहे चार्जिंग है। वो सारा जो है 41 प्लेसेस पे हम ये करने जा रहे हैं। और टूरिज़्म के जो हमारे होटल्स हैं उनमें 65 होटलों पे हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं और 11 पहले चरण में और 44 दूसरे चरण में जो है स्थापित होंगे। और इसके बाद हम जो हमारे प्रदेश सरकार के रेस्ट हाउसेज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमने 402 स्थान चयनित किए हैं इसके लिए, ताकि वहाँ लोग जाते हैं अगर व्हीकल के साथ जाएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। तो ये कई कैटेगरीज़ के चार्जिंग स्टेशंस हैं, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। बसेस के लिए अलग कैपेसिटी का है, कार के लिए अलग है, और जो सीधे ही चार्जिंग हो जाएगी जिसमें शू प्लग किया, तो ऐसी फैसिलिटी तो कम से कम लोगों को अवेलेबल हो, तो वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं। और आपको मालूम है कि हम टैक्सीज गवर्नमेंट सेक्टर में ला रहे हैं और अभी तक 50 हमने रिकमेंडेशंस की थी
और उनमें से 39 गाड़ियां सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में लग गई हैं, जो बेरोज़गारों की गाड़ियां हैं, और वो गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो हमने कहा था कि आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, और वो उस योजना के तहत हम हिमाचल प्रदेश में वाहनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा मैं उस हिसाब से बात नहीं करता, लेकिन रोड सेफ्टी के लिए हमारा अलग विंग है, काम करता है। और दुर्घटनाओं में 4.3% की कमी आई है, और डेथ्स भी कंपैरेटिवली 2.4% की कमी आई है। तो जो रोड सेफ्टी पे काम हो रहा है, हालांकि रोड सेफ्टी को सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर करते ही है, और मिनिस्टर कंसर्न की अध्यक्षता में एक कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी है, और इसके लिए पैसा तय किया जाता है कि रोड सेफ्टी में कहाँ कहाँ लगेगा। और ख़ासतौर पे कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, PWD हो गया, इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह वो करने होते हैं, तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, और कहाँ कहाँ पे डेंजरस पॉइंट्स हैं, उसकी रिपोर्ट भी माननीय अदालत के सामने रखनी पड़ती है। तो उस पर भी हमारा लगातार काम हो रहा है, और हम लोगों को लगातार जागृत कर रहे हैं, लगातार कैंप्स लगा रहे हैं, और उनको बता रहे हैं। और तो इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ बढ़ रहा है, और मैनुअल प्रणाली से निकल के ऑटोमेटिक सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये साल एक क्रांतिकारी वर्ष है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, एक प्रणाली में बदलाव को लेके, क्योंकि अब तक सब कुछ जो है कुछ MBIs कर रहे हैं, कुछ हमारे इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं, कुछ RTOs कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे जैसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ रही है, हम उसको मैच करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, आपको मालूम है कि अपना सारा फ्लीट डिपार्टमेंट का, हमारी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं, और हम प्रदेश में सबसे पहले इलेक्ट्रिक हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम रेगुलेशन भी करें, लोगों को सुविधा भी मिले, लोग परेशान ना हों, और साथ में प्रदेश की आर्थिकी में हम अच्छा रोल अदा करें। तो इसलिए तो 912 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ 132 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ बीता साल हमारा कंप्लीट हुआ है। ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो जैसे अभी सर ब्रीफ कर रहे थे कि हमने अपने विभाग को ऑटोमेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, एंड तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको आपने मैकेनाइज तरीके से आपने स्क्रैप कराना है। तो मैकेनाइज जो अभी फिलहाल स्क्रैपिंग का मैकेनिज्म है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लोग मैनुअल स्क्रैपिंग करते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि जो स्क्रैपिंग मैनुअल करते हैं उसमें रिकवरी रेट बहुत कम होता है, तकरीबन 60 के आसपास ही जो है रिकवरी हो पाती है, और जो डिस्पोजल होता है वेस्ट का वो भी साइंटिफिक नहीं हो पाता।
तो हमारा जो है प्रदेश अग्रणी उसमें रहा है कि जो हमने ये डिसीजन लिया कि हम मैनुअल जो है स्क्रैपिंग से हम ऑटोमेटिक स्क्रैपिंग की ओर जाएंगे। तो ये हमने नोटिफाई भी किया। तो इस नोटिफिकेशन को करने के साथ में हमने प्राइवेट पार्टीज़ को इनवाइट किया कि आप आइए यहाँ पर ऐसे स्क्रैप सेंटर्स लगाएं। तो 2 हमारे ऑलरेडी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम में स्थापित हुए, क्योंकि लास्ट ईयर ही इनकी PRC दी गई थी और ये एस्टैब्लिश हुए। सेकेंडली जो सर ने एक और बात कही जी कि हम जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन लगा रहे हैं। तो फिलहाल प्रणाली अभी भी जो है टेस्टिंग की मैनुअल है। आप सब देखते होंगे कि जो है MVI जो है किसी भी गाड़ी को अपने विजुअल जो है इंस्पेक्शन करता है, उसकी पासिंग करता है। तो आप जो है विभाग उस जो विजुअल इंस्पेक्शन से ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन की ओर जा रहा है ATS लगा करके। तो हमारा ऑल द हिमाचल बहुत छोटा स्टेट है, फिर भी हमने इतने छोटे स्टेट में भी जो है 7 ATS जो है हमने मंजूर किए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी जो है इस साल हमारी कमीशन भी हो जाएंगे। एंड थर्डली उसमें एक और पैरामीटर था कि आप जो आपकी जो सरकारी गाड़ियां हैं वो 15 साल के बाद में जो जिनकी उनकी लाइफ खत्म हो जा रही है, उनको ऐसे और जो स्क्रैपिंग सेंटर में कितना स्क्रैप आप करा पाते हो। तो वो भी हमने टारगेट रखा हुआ था कि हमने इस पिछले साल कोई 1400 के आसपास गाड़ियां हमने स्क्रैप करानी थी। हम उस टारगेट के अगेंस्ट में हमको जो है 90% के आसपास हमारी अचीवमेंट रही। पूरे जो है विभागों की गाड़ियां इन जो है स्क्रैपिंग जो ऑटोमेटेड जो स्क्रैपिंग सेंटर्स है वहाँ पे स्क्रैप कराने के लिए। तो इन पैरामीटर्स में हम जो है उसमें खरे उतरे थे। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को इंसेंटिवाइज किया है। लास्ट ईयर हमारे को उसमें 25 करोड़ मिले थे और इस साल हमारे को 28.71 करोड़ रुपये जो है इस प्रोग्राम के तहत मिला था। अगर वो टैक्स नहीं देते हैं या एक्साइज से NOC नहीं लाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स का क्या रहेगा? सेकंड ये है कि सर जो टैक्सी वाले थे जिनको डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया था पर्यावरण संरक्षण को लेके, तो उनका एक शायद नोटिस गया है कि हम गाड़ी में डस्टबिन नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑफ स्पेस कम है। तो सर उस स्थिति में क्या उनको लगाना जरूरी होगा या सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी? एक्चुअली आपने ये बात हमारे ध्यान में लाई है। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। हम उनसे बात करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे। एक्चुअली ये एक ऐसा सवाल है, ना तो डिफ़ॉल्टर्स को पता है कि हमने कितनी देनी है, ना सरकार में पता लग रहा है। तो ये इसीलिए हमने खोला था लोगों की डिमांड पे। लोग कह रहे थे कि इसमें आपको 200 करोड़ रुपए आएगा, 250 करोड़ रुपए आएगा, आप इसको खोलो। बहुत गाड़ियां ऐसी हैं जो देना चाहती हैं। लेकिन लगातार 2 साल तक हमने खोल के रखा उस पोर्टल को। हमारे पास 14 करोड़ रुपए ही आया है और संभव है कि कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी लोगों ने खड़ी कर दी होंगी। हमारे रिकॉर्ड में तो वो कायम है, उनका मीटर घूम रहा है। और या ऐसी होंगी या लोगों ने स्क्रैप कर दी होंगी या कोई और कारण भी हो सकते हैं। आपको बताते हैं नरेश जी। बेसिकली जो टैक्स का मसला था ये जो है ट्रांसपोर्ट विभाग के टैक्स का नहीं था। ये 1 दिसंबर 2022 के पहले का टैक्सेशन था, जबकि ये जो गुड्स कैरेज होती है इन पे जो है पैसेंजर एंड गुड टैक्स लगता था। फिर 1 दिसंबर 22 के बाद में ये डिसीजन हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डोमेन में आ जाएगा और उसको नॉर्मल जो SRT के तौर पर लिया जाएगा। तो दिसंबर 22 के बाद का तो जो हमारा एक रेगुलर सिस्टम चला हुआ है, जो डिस्प्यूट है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट क्योंकि उस टाइम जो काम कर रहा था वो मैनुअल मैकेनिज्म में काम कर रहा था, तो थोड़ा वहां पर कुछ वेरिएशन है। और तो उस क्योंकि वो बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि भाई कितना टैक्स पेंडिंग है, इसीलिए सरकार गवर्नमेंट एक जो है एक वन टाइम मेजर के तौर पर एक पॉलिसी लाई थी कि इसमें 10% का जो है आप जो है डिफॉल्ट आपका पेमेंट कर दीजिए और आपका टैक्स जो है पूरा जो है माना जाएगा कि आपने पे कर दिया। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया, 14 करोड़ के आसपास का ही आया है। और अभी भी कोई डिफॉल्टर रहेगा तो अब उसको अपना मसला एक्साइज डिपार्टमेंट में जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुकेश जी, जिस हिसाब से आप परमिट जारी कर रहे हैं, छोटी गाड़ियों के भी कर रहे हैं, 18 सीटर के भी, और ये टैक्सीज भी चल रही है, इसकी गाज के ट्रांसपोर्ट में तो नहीं गिरेगी?
नहीं, देखिए जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का, टैक्सी वालों का, HRTC का, सबके अपने अपने डोमेन हैं। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा के युग में सब लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो टैक्सीज भी चल रही हैं, वो अपने हिसाब से चल रही हैं, बसेस अपने हिसाब से चल रही हैं। तो अब अगर लोग परमिट मांगते हैं तो इसका मतलब उनको उसमें गुंजाइश नज़र आती होगी, नहीं तो वो कहेंगे सरकार जो है, इन्होंने प्रणाली इतनी टफ कर दी है, ये हमें टैक्सी भी नहीं डालने दे रहे हैं, ये हमें बस भी नहीं डालने दे रहे हैं। हम उनको लाइसेंस दे रहे हैं, उन्होंने मांगा, हमने दिया। अब उन्होंने डालनी है या नहीं डालनी है, उनके फ़ायदे की या सौदा है या नहीं है, वो उनको देखना है। लेकिन हमारा बहुत लिबरल पॉलिसी है और हमने 27,000 लोगों ने मांगा, हमने दे दिया। और कोई आपको ये नहीं कह सकता कि जी इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप चल रहा है, जारी नहीं हो रहा है, MLA से फ़ोन कराना पड़ता है, कुछ नहीं है। जिसने अप्लाई किया हमने उसको लाइसेंस दिया। HRTC ने कई सारे रूट अपने सरेंडर किए हैं, लेकिन अभी तक मतलब जो है वो प्राइवेट बसें नहीं चल पाई हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि मैं HRTC को और प्राइवेट हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अलग से डील करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने शाम को 6 बजे फिर HRTC आगे ले आएंगे आप, तो इसलिए मुझे आपसे आग्रह रहेगा कि आप जिसकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम 1000 परमिट दे रहे हैं, 1000 पर जो है रूट्स हम दे रहे हैं, और उसमें से 234 एडवर्टाइज़ हो चुके हैं। 318 सीटर के लिए एडवर्टाइज़ हम कर रहे हैं। 422 बड़ी बसों को भी हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो ये लगभग 1000 के आसपास के रूट्स, हम कोई कैप नहीं लगा रहे हैं कि हमें बस नहीं डालने दी जा रही है। और हम तो एक स्टेप आगे भी जा रहे हैं कि लोग सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट भी हमें बताएं, कि उनको लगता है कि ये रूट तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया, ये हमारे साथ सही नहीं है, तो वो सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट भी बता दें ताकि हम उस हिसाब से भी देखें। लेकिन हम पूरी तरह ओपन हैं इस प्रणाली में। अब मुकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा। आपको ऐसा क्यों लगता है आपका महत्वपूर्ण है? सबका महत्वपूर्ण है, आप सवाल सुने। और राजेंद्र राणा ने हाल ही में एक आप पर आरोप लगाया था ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ ही, कि जब एक तो HRTC के उपाध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी कंसेंट नहीं ली गई। देखिए ऐसा है, आप नहीं सुनिए, ये राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, नहीं सुनिए आप। और मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, मुझे भी मालूम है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुद्ध तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राजनीतिक नियुक्तियाँ कहाँ हुई, किधर हुई, आप मेरे पास से चैम्बर में आ जाएं, अलग से आ जाएं, आप बात करें, लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खलल नहीं डालो। सर नेता प्रतिपक्ष भी यही कह रहे हैं कि सरकार उस हेलीकॉप्टर का आज तक जवाब नहीं दे पाई। नहीं, देखिए ऐसा है, आपको मैं आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। इस संसार में कोई भी सवाल आपके जहन में है, मैं उसका जवाब देने के लिए हर जगह अवेलेबल हूँ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुद्ध तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपके क्वेश्चंस की मैं दाद देता हूँ कि आपके पास क्वेश्चंस हैं और मेरे पास रिप्लाई भी है। ये सरकार पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है, और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स मेरे अधीन हैं, और वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं। और उन्होंने अगर 1000 करोड़ तक अपना रेवेन्यू पहुंचाया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस शिद्दत से काम हुआ होगा, कितनी मेहनत से काम होगा। अगर हम मॉडर्न युग में जा रहे हैं,
अगर हम ATS की तरफ जा रहे हैं, अगर हम स्क्रैप यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इंटेलिजेंस सिस्टम लगा रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि मुझे मालूम है कि अभी जो सवाल आपने पूछे बाहर अभी ट्रोल होना शुरू हो जाऊंगा, मुकेश ने इसके जवाब नहीं दिए, लेकिन आप जब मर्जी आएँ, आपका स्वागत है, सारी प्रेस का स्वागत है। कोई भी सवाल लें, चाहे वो पब्लिक का सवाल हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष का सवाल हो। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड। हम सबका जवाब देने के लिए तैयार भी हैं और आप सब तंत्र भी हैं सवाल करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब तो आप लोगों को बड़े बड़े साल हो गए प्रेस में रहते हुए। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रांसपोर्ट की है उसकी महत्वता को आप नज़रअंदाज ना करो। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सर, जो पुरानी गाड़ियां लेते हैं आप, उसकी जो वैल्यू लगाते हैं और प्राइवेट में जो वैल्यू लगती है, उसमें डिफरेंस काफ़ी आ रहा है। वैसे जैसे सर ने आपको पहले ब्रीफ किया था कि जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमने 2 स्थापित किए हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव और आपको जोड़ा है कि अगर आप ऐसे स्क्रैप सेंटर्स में अपनी व्हीकल स्क्रैप कराते हो, तो प्राइवेट गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो आप जो नेक्स्ट आप गाड़ी खरीदोगे उसमें अगर प्राइवेट गाड़ी है तो उसमें 25% का रजिस्ट्रेशन पे डिस्काउंट मिलता है, और अगर किसी की कमर्शियल व्हीकल है तो 15% का डिस्काउंट उसमें मिलता है। तो अभी तक इस स्कीम के तहत काफ़ी लोगों ने 172 के आसपास जो है लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, जिसमें कि तकरीब जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 1,52 लाख का जो है इसमें रियायत दी है। तो ये इंसेंटिव बाकी जो है चीज़ों में नहीं मिलेगा। सर, ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है बढ़ते हुए इतना समय जो है प्रदेश को क्यों लग रहा है, और HRTC के लिए कितने सर जो है डेडिकेटेड जो है चार्जिंग स्टेशन जो है अभी तक लगाए गए? नहीं, देखिए, हालांकि HRTC की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये, लेकिन मैं बीइंग अ मिनिस्टर, क्योंकि HRTC भी ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है, तो HRTC में इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने के लिए आपके सामने ऑर्डर प्लेस हो चुका है और 350 नई इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, और उससे पहले जो है उनको 108 करोड़ रुपया ये फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए दिया है। तो वो अपने जॉब पे हैं, वो अपना लगे हैं, उनको नबार्ड से ये राशि उपलब्ध करवा दी गई है। तो वो दोनों चीज़ें, उनका बसेस की खरीद और उनके चार्जिंग स्टेशंस का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। लेकिन प्रदेश में आप लोग जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पब्लिक जाती है, उनको जब सिस्टम बदलता है, जब इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो कम से कम सबसे पहले बुनियादी ढांचा उनके लिए अवेलेबल हो जाए। तब इसलिए ये जगह जगह चार्जिंग स्टेशन डिफरेंट कैटेगरीज के इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मुकेश जी, सवाल ये है कि ये जो ई फ्लीट आप कह रहे हैं, 300 बसें भी आ रही है, कुछ गाड़ियाँ भी आ रही है, ये सक्सेस भी है ये वाला? क्योंकि कुछ चर्चा ये भी है कि कई गाड़ियाँ बंद हो गई है, उनकी सर्विस स्टेशन। हाँ, नहीं, वो ऐसा है कि ये फिर HRTC से जुड़ा सवाल है कि जब पहले इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी गई, उनके साथ उनका 10 साल का मेंटेनेंस का समझौता नहीं हुआ था। तो जब वो गाड़ियाँ अच्छी चली, लंबी चली, लेकिन जब वो गाड़ियाँ ख़राब हुई तो मेंटेनेंस का समझौता ना होने की वजह से वो ऑफ रोड हो गई। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि उन गाड़ियों के लिए भी हम अब अलग से टेंडर करके मेंटेनेंस का, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है ये कि लोग एक्सपर्ट ही बुलाने पड़ेंगे, लेकिन उससे सबक लेते हुए जो अब गाड़ियां आ रही हैं उनके साथ मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट साथ में हो रहा है। जी, एक सवाल है, ये जो VVIP नंबर है आपके पास या फिर फैंसी नंबर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर देखा जाता है, आपने पहले विधानसभा में भी ये बात कही, सुपर लग्जरी गाड़ियाँ जो कि राज्य से बाहर हैं, साउथ में ज़्यादातर देखी जाती है, राजनेताओं के पास है, बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं उनके पास है। क्या आपने एक्शन की इसके ऊपर बात करी थी? कितना नुकसान जो है वो आपको इससे होता है, क्या एक्शन की? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि अब तो ये झंझट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो ये
नीलाम हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट आने से पहले जो है इनको लेके जो है ऐसा कुछ लोग काम करते थे कि तुम्हें हम नंबर दिला देते हैं और आपको ये नंबर चाहिए। तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट की फील्ड में कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो कहते हैं कि आपका लाइसेंस बना के दे देते हैं, आपकी इंश्योरेंस हम करवा देते हैं, आपका जो है टैक्स हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग जो काम करते थे, हालांकि अब डिजिटल दुनिया में हम जा रहे हैं तो उसकी गुंजाइश कम होती जाएगी, करप्शन का फैक्टर काफ़ी नगण्य होता जाएगा। तो लेकिन उससे पहले जो है काफ़ी लोग जो है हिमाचल के नंबर बाहर ले गए और उन नंबरों पे तो हमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ उसमें ये है कि देश की जो महंगी गाड़ियाँ थी और देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक डेट तय कर दी कि इसके बाद वो रजिस्टर नहीं होंगी, कहीं भी देश में कहीं भी रजिस्टर नहीं होंगी। वो समहाउ कुछ लोगों ने क्या किया, वो पिछली सरकार के समय का मसला है कि वो हिमाचल में रजिस्टर हो गई। वो देश में कहीं भी रजिस्टर नहीं हो सकती थी, लेकिन किसी भी ढंग से वो कंपनियों ने, और उसमें सेकंड फैक्टर ये है कि जैसे गाड़ी कोई 2 करोड़ की है, अंडर बिलिंग रजिस्टर हो गई है। हाँ, उसमें काफ़ी पड़ताल चल रही है, लेकिन अब ये मामला जो है अदालतों में भी चला गया है। मुकेश जी, शिमला शहर में क्या नंबर लेने के लिए पार्किंग का बहुत जरूरी फॉर्मेलिटी कर दी गई है, जबकि शहर में गाड़ियां इतनी हैं कि सब गांव की तरफ भाग रहे हैं। अब शहर के लोगों को बड़ा मुश्किल है, जो गांव का जिनके पास एड्रेस नहीं है, तो पार्किंग का कैसे उनका सॉर्ट आउट हो सकता है? हालांकि ये यूडी का सवाल है, पार्किंग का से जुड़ा हुआ मसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है या और हाई कोर्ट के भी इसमें कुछ आदेश हैं। तो ये माना जाता है कि जो गाड़ी ले रहा है वो पार्किंग का कोई ना कोई स्थान तो विकसित करेगा अपने लिए कोई, तो उससे हो सकता है कि कुछ लोगों को असुविधा भी हो रही होगी। सर हम 1000 नए रूट की बात कर रहे हैं, 350 का ऑर्डर का 7 सीटर, आपने भाई बोला बड़ी बसें, बड़ी बसें, बाकी सर और जनरल रूट्स हैं, वो पहले हमने जो 234 पहले रूट्स नीलाम किए ना अभी, वो जिसमें से कितने 181 आए हैं, तो ये 234 हम कर चुके हैं, 350 अब कर रहे हैं और 422 ये रूट्स हैं। 422 रूट्स के लिए भी लगभग 450 बसें चाहिए होंगी। सर, दफ्तरों की इन दिनों दफ्तरों की शिफ्टिंग की बड़ी चर्चा है, ट्रांसपोर्ट के दफ्तर को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा है या आपने सरकार को सुझाव दिया हो ऊना भेज दो, या कुछ दफ्तर कांगड़ा जा रहे हैं तो मंडी भेज दो, कुछ इस तरह की कोई? नहीं, ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अपने भवन है यहाँ पे, और जो बात आप कर रहे हैं वो उनकी बात है जिनके पास अपने भवन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है और वो कहीं किराए पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट की तो अपने भवन है, दोनों ट्रांसपोर्ट का अपना भवन है, HRTC का अपना भवन है।